फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2 की यूनिट 5 की पार्ट 2 की, जिसमें पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि राइटिंग, जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसे हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हमने बात करी थी। आज की वीडियो में हम उससे आगे की बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि एकेडमिक राइटिंग किस तरह लिखी जा सकती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो बाकी सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है, जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कोहिजन एंड कोहिरेंस। ठीक है, ये दो तरह के वर्ड हैं, कोहिजन और कोहिरेंस, जिसमें बताया गया है कि इनका एक अलग ही मीनिंग होता है एकेडमिक राइटिंग में। इफ़ यू हैव ग्रेट आइडिया बट दैट आइडिया इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन लॉजिकल एंड स्मूथ फॉलोइंग मैनर। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई एक आइडिया है, बट वो आइडिया काफ़ी अच्छा है, उस आइडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप उस आइडिया से काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, बट वो आइडिया एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट ही नहीं है वर्तमान में। ठीक है, वो आइडिया है ही नहीं है एक लॉजिकल वे में, जिससे कि हम उस आइडिया को सक्सेसफुल कर सकें। ठीक है, या फिर उसका कोई एक मैनर नहीं है, तो वो आइडिया क्या होगा, बेकार है। देन द रीडर्स वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर आइडिया। आप अगर उस आइडिया को अपनी एक किताब में, बुक में, कहीं पे भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो जो रीडर है वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। रीडर सोचेगा ये एक आइडिया है, ठीक है, बस वो उसे पढ़ लेगा बट उसे समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आइडिया एक लॉजिकल वे में है ही नहीं। इसी को देखते हुए दो वर्ड का इन्वेंशन किया गया था, ठीक है, निकाला गया था, जिनमें कोहिजन और कोहिरेंस आर टू एलिमेंट्स विच नीड टू बी फॉलोड एज दे बाइंड द वर्ड टुगेदर। ठीक है, ये जो दो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये कई सारे वर्ड्स को बाइंड करते हैं। मतलब आपने कोई एक आइडिया लिखा है, इन कोहिजन और कोहिरेंस जो वर्ड हैं, ये इनका काम है कि ये काफ़ी सारे वर्ड्स को एक इस तरह लिखते हैं। लिखने का एक तरीका है कि जो वर्ड जो लिखा गया है वो समझ सके। ठीक है, सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल से बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये दो पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में जो इलॉजिकल वे में लिखा गया है, जिसका रीडर ने पढ़ा पर समझा नहीं, बट वहीं इस पैराग्राफ में सब कुछ एक मैनर में लिखा गया है, लॉजिकल वे में है। ठीक है, सब कुछ लॉजिकल वे में है, तो रीडर क्या करेगा, उसे पढ़ के समझ लेगा। तो लॉजिकल वे में जो जब लिखा जाता है तब हम कोहिजन और कोहिरेंस दो तरह के वर्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नो राइटिंग कंटेंट कैन बी इफेक्टिव विदाउट बाउंड द स्ट्रिंग टुगेदर। कोई भी राइटिंग कंटेंट विदाउट बहुत सारी स्ट्रिंग, मतलब बहुत सारी लाइनों को एक साथ रख कर ही लिखा जाता है, तभी वो इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपने हर एक लाइन अलग अलग लिख दी है, ठीक है, तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद आता है कोहिजन और कोहिरेंस। इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं, कोहिजन कोहिरेंस। ये मैंने इसके पढ़ने के लिए बनाया है ना, मैंने इंटरनेट पे से ये निकाला है, तो आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने का एक साधारण तरीका है। इसके बाद आता है कोहिरेंस इज़ अबाउट हाउ मीनिंग एंड सीक्वेंस ऑफ आइडिया रिलेटेड टू ईच अदर्स इन राइटिंग सच एज फ्रॉम जर्नल टू प्रैक्टिकल फॉर्म। अब जो कोहिरेंस है वो उसकी मीनिंग है कि वो आइडिया है वो रिलेट करता, मतलब आइडिया के जो स्टेप्स हैं एक एक करके उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, जहाँ पर उदाहरण के लिए बताया गया है जनरल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्म प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल फॉर्म से प्रैक्टिकल की फॉर्म में, प्रॉब्लम्स की फॉर्म से सॉल्यूशन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म से आंसर की फॉर्म में। ठीक है, तो ज़्यादा कि आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन एंड आंसर ये एक है। अगर आप क्वेश्चन लिख देंगे और आंसर नहीं लिखेंगे तो भी रीडर नहीं समझ पाएगा। अगर आप आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, तो भी रीडर नहीं समझ पाएगा। इसीलिए आपको ये दोनों फॉर्म का लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन भी होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है, और आंसर भी होना चाहिए कि क्या आंसर है। ठीक है, तो ये सब कोहिरेंस के अंडर आता है। उसके बाद आता है कोहिजन रेफर टू फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग स्पेशली ऑन अ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल। अब जो कोहिजन है उसका यूज़ किया जाता है पैराग्राफ राइटिंग में और सेंटेंस में। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग और सेंटेंस में उसके
फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। कोहिजन इज अचीव्ड बाय अ स्किलफुल यूज ऑफ लेक्सोग्रामेटिकल फॉर्म दैट हाईलाइटेड द सीन्स रिलेशन बाइंडिंग द पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस। जो कोहिजन है वो क्या करता है, वो अचीव करता है, उसका काम ही अचीव करना है स्किलफुल यूज़, अचीव्ड बाय स्किलफुल यूज। वो स्किलफुल किसी व्यक्ति के पास काफ़ी सारी स्किल है राइटिंग की, मतलब उसके पास राइटिंग की काफ़ी अच्छी स्किल है, उसके द्वारा ही कोहिजन को अचीव किया जा सकता है। और इसमें हम ग्रामेटिकल लेक्सियो ग्रामेटिकल का यूज़ करते हैं, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, लेक्सियो ग्रामेटिकल का यूज़ करते हैं। और उसमें जो उसका काम होता है कि वो रिलेट करता है, मतलब पैराग्राफ और सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। बट अगर आपके पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो बेसिकली रीडर को समझ नहीं आएगा कि वो पढ़ रहा है कि पिछला पैराग्राफ क्या था और ये वाला पैराग्राफ किस बारे में है। इसीलिए सारे पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो रीडर को आसानी होती है समझने में। उसके बाद आता है आगे के कि कोहिजन इज अ मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद इन राइटिंग एट डिफरेंट लेवल। कोहिजन डिफरेंट लेवल्स पे राइटिंग को कनेक्ट करता है, ठीक है। राइटिंग को कनेक्ट करता है मतलब डिफरेंट लेवल पे, किसी लेवल पे छोटे पैराग्राफ हो गए जिनको आसानी से समझा जा सकता है उन्हें कनेक्ट करता है। कहीं ऐसे पैराग्राफ हो गए जिनको आसानी से समझा नहीं जा सकता, जिनकी लैंग्वेज काफ़ी कठिन है, ठीक है, हार्ड लैंग्वेज है, जिसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे यह अपना लेवल पे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है कोहिजन में, वो ये है कि इट, नीदर एंड दिस ऑल रेफर एन आइडिया प्रीवियसली मैंशनड, ठीक है। ये जो तीन वर्ड हैं इज़, नीदर एंड इट दिस, ये रेफ़र करते हैं कि पिछले पैराग्राफ में एक आइडिया लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एंड आफ्टर दैट हेल्प टू सीक्वेंस राइटिंग। सीक्वेंस राइटिंग में मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में जब लिखते हैं हम तो उसमें हम तीन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एंड डिफरेंट, सॉरी, आफ्टर दैट। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट coherence refer to content element in writing whereas cohesion refer to the stylist devices। अब यहाँ पे अगर आप इसको शॉर्ट में देखना चाहें फटाक से, और अगर एक नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको लिख के आपको पूरा एक नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो इसका है कि शॉर्ट, इट कैन बी शॉर्ट, वी कैन सेट दैट कोहिरेंस रेफर टू द कंटेंट एलिमेंट। जो भी कंटेंट है आपके पास उसके एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उसकी राइटिंग में मदद करता है कोहिरेंस। और वहीं पे कोहिजन क्या रेफ़र करता है, स्टाइलिस्ट डिवाइस, कि उसे कितनी अच्छी तरह हम लिख सकते हैं, उसमें कौन कौन से स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, उसको कितना अच्छा हम बना सकते हैं, ये कोहिजन बताता है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, ठीक है। ये दो तरह के समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग वर्क हैं जो कि हम रिटर्न वर्क में करते हैं। देन पैराफ्रेजिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग मीन्स पुटिंग अ पीस ऑफ राइटिंग इन न्यू वर्ड्स so that most of the language or expressions is different while the content or idea retained। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आप क्या करेंगे, आपने कोई बड़ा सा पैराग्राफ रीड करा, ठीक है, उसके बाद आप उस पैराग्राफ को अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है, बस। और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, छोटा सा लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है, मेन पॉइंट जो कि उसमें डिस्कस करे गए हैं, बस इतना ही पैराफ्रेजिंग में करना है। उसके बाद आता है समराइजिंग। Summarizing means responding the main point of piece of writing while substantial cutting down its length। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भी मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है। पीस ऑफ पेपर पे पीस लिखना है, एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको मेन पॉइंट बताना है, सबस्टिट्यूशन कटिंग डाउन इट्स लेंथ, और आपको उसकी लेंथ को कम कर देना है। समराइजिंग में उसकी लेंथ को कम कर देना है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग में ये होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है, आपने पढ़ा, उसके बाद क्या करा आपने, उसमें अपने कुछ वर्ड्स को ऐड करा, कुछ वर्ड्स को डिलीट करा, ठीक है, मतलब मीनिंग वही रहना चाहिए बट आप वर्ड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद पैराफ्रेजिंग का टेक्स्ट निकल के बाहर आया, ठीक है, तो ये है पैराफ्रेजिंग का मॉडल। अब यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, ठीक है, पर यहाँ पे इसकी फ़ोटो है तो हम उससे डिस्कस करेंगे। ये है सम इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग टूल्स आर। पैराफ्रेजिंग में जो टूल्स का यूज़ किया जाता है वो ये हैं। फर्स्ट वन है यूज़ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर देन द ओरिजिनल। आपको डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, ना कि उसका जो कि आपने कंटेंट में पढ़ा है, ठीक है।
आपको थोड़ा सा चेंज करके यूज़ करना है, तो जिससे कि रीडर को लगेगा कि आपने भी कुछ अपने न्यू आइडियाज़, ठीक है, और कुछ न्यू राइटिंग स्किल्स का यूज़ करा है। मोस्टली यूज़ डिफरेंट वर्ड्स, चेंजिंग फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर विल नॉट मेक अ राइट परहैप्स इन द ओरिजिनल, ठीक है। तो आपको थोड़े से न्यू वर्ड्स का यूज़ करना है, वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बट जो मेन मीनिंग है वो एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। रिटेन द सेम मीनिंग एज ओरिजिनल, सेम मीनिंग की तरह रखना है उसे, ठीक है, जो उसकी मीनिंग है आपके कंटेंट की और ओरिजिनल कंटेंट की सेम होनी चाहिए। द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड इन एनी वे इन अ पैराफ्रेजिंग, किसी भी हालत में पैराफ्रेजिंग में मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट शुड बी देयर इन द पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है, जितना हो सके उतना मीनिंग को आपको अपने टेक्स्ट में रखना है, ठीक है, उतना ही रखना है कि रीडर एकदम से पढ़े और उसको प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाए। डू नॉट ट्राई टू फैब्रिकली रिप्लेस द वर्ड और फ्रेजेस दैट आर कॉमन यूज। अब आपको ओरिजिनल कंटेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यूज़ किया गया है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको कोटेशन में लिखा गया है, मतलब डबल कोट्स में बोल्ड किया गया है, ठीक है, जिनको गाढ़े कलर से लिखा गया है, तो आपको उनको एक्सचेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वर्ड का वहाँ पे एक मीनिंग है, इसीलिए उसे वहाँ रखा गया है, ठीक है। तो आपको वही वर्ड अपने में भी लिखना है, उसे रिप्लेस नहीं करना। आर हु रिप्लेसमेंट वर्ड मेक द सेंटेंस क्लिजमरी अनक्लियर, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जिसका समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनको भी आपको लिखना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 18th सेंचुरी, ठीक है, तो आपको इनको सेम लिखना है बिल्कुल इसी तरह। अगर आप इनमें चेंजेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके ओरिजिनल कंटेंट की जो हम कह सकते हैं कि जो उसकी मीनिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाए। इसके बाद आता है समराइजिंग कैन बी ईजिली डिफाइंड एज प्रोसेस by which the main point of the text is written in a one's own words। अब समराइजिंग में आप क्या करते हैं, मेन जो पॉइंट है वो अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, अपने वर्ड्स में आप मेन पॉइंट लिखेंगे वाइल मेंटेनिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल। और आपको साथ में क्या ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल की जो मीनिंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर मीनिंग आगे पीछे हो गई या फिर कह सकते हैं उसका जो मेन पॉइंट है वो निकल गया या फिर आपने मेन पॉइंट नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल की तरह नहीं रह जाएगा। हियर यू नीड टू कट, यू डोंट नीड टू कट अननेसेसरी डिटेल्स, जस्ट पुट मेन पॉइंट आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ भी कटिंग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको अननेसेसरी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, पैराग्राफ में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो आपको उनको कट नहीं करना है, उन्हें छोड़ देना है और आपको बस मेन आइडिया जो कि उसका है वही लिखना है। तो मेन आइडिया लिख देंगे आप, तो इससे एक हो जाएगा कि रीडर ने पढ़ा, पूरा कंटेंट पढ़ा, अगर उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो एक बार समरी पढ़ेगा और समरी पढ़ते ही उसे समझ आ जाएगा कि समरी के बाद पूरे कंटेंट में क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक मॉडल टाइप का है कि ओरिजिनल टेक्स्ट, आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करा, ठीक है, रीड करा, अब उसके बाद आपने कुछ मेन पॉइंट्स को छाटा और उसके बाद मेन पॉइंट्स को जोड़ के एक अपना कंटेंट लिख डाला, ठीक है, लिख डाला आपने अपना कंटेंट लिख दिया। अब आपने अपना कंटेंट लिख दिया तो वो रीराइट हो गया, ठीक है, तो ये कहलाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है कि सिटिंग रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम करते हैं। सो वेयर वी राइट अबाउट समथिंग वी सर्च अबाउट द टॉपिक। सपोज करिए आपको टॉपिक मिला है कि आपको लिखना है वुमेन सिक्योरिटी पे, ठीक है, वुमेन सिक्योरिटी पे, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके ऊपर लिखना है, वुमेन प्रोटेक्शंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, पहले आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे और ब्लॉग्स देखेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ पे आपको उसके बारे में मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या क्या है, तो सर्च करना कहते हैं। कटिंग रिसोर्सेज का मतलब ही है कि कटिंग रिसोर्सेज का मतलब कि आप सर्च करेंगे, पता करेंगे और उन रिसोर्सेज को इस तरह रखेंगे कि आप जब भी कंटेंट लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो उन रिसोर्सेज से हेल्प लेने में। मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो फर्स्ट वन होता है मेथोडोडिकल वे बाय गोइंग अबाउट इट। यहाँ पे पहला है मेथोडोडिकल वे, जिसमें हम बात करते हैं कि कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन टुगेदर। आपको क्या करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक साथ रखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली। अब आपने काफ़ी सारी लिस्ट को तैयार करा, अब उसको क्या करेंगे आप अल्फ़ाबेटिकली
रख लेंगे, ठीक है। ABCD आप इस तरह इनको रख लेंगे, मतलब एक लिस्ट बना लेंगे उनकी, कि आपको जब भी ढूंढना हो तो आपने अल्फ़ाबेट में चेक करा, वहाँ से वो पेज निकाला, उसमें से नोट डाउन करा, हो गया आपका काम, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली, इट विल हेल्प यू टू फाइंड डाटा अलॉट्स इन इन्फॉर्मेशन। ये आपकी हेल्प करेगा काफ़ी सारे डाटा में से इन्फॉर्मेशन को छांटने में, ठीक है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि कीप द डिफरेंट रिसोर्स इन सेपरेट हेडिंग सच एज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उन्हें अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप की हेडिंग्स में रखना है। मतलब अगर आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, कह सकते हैं 4 या 5 रिसोर्सेज है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रिसोर्सेज को रखना है प्राइमरी में, जो कि आपको सबसे पहले देखना है। और उसके बाद कोई ऐसा रिसोर्स है जो इसकी कम वैल्यू है, तो सेकेंडरी में, जो उससे भी कम है थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो आप इस तरह रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप प्राइमरी पे पहले ध्यान देंगे, ना कि सेकेंडरी या फिर थर्ड पे, ठीक है। तो आपको इस तरह हेडिंग करके रखना है उन्हें। कीप ऑल रिटर्न रिसोर्सेज टुगेदर एंड चेक पेज नंबर बिफोर फाइनलाइजिंग द फाइनल ड्राफ्ट। अब आपने सारा का सारा लिख डाला, ठीक है, कंटेंट को लिख दिया। अब लिख दिया आपने कंटेंट को, तो आप क्या करेंगे सॉरी, आपने सारा कंटेंट लिख दिया। अब आखिर में क्या चेक करना है, आपको चेक करना है पेज नंबर, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका कोई पेज इधर उधर तो नहीं हो गया है, ठीक है, जब तक कि आप उसको फाइनल स्टेप ना दे दें, ठीक है। मतलब फाइनल में मतलब आप उसको एक तरह से बिल्कुल तैयार करके ना रख दें। रीफर्निशिंग, रीफर्निशिंग आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर 3 मेथड ऑफ कटिंग आ रेफरेंसेस। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस देने के 3 मेथड बताए हैं। रेफरेंस का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस का होता है कि कोई ऐसा वर्ड, ठीक है, जिसकी मीनिंग नहीं पता है, तो आप उस वर्ड के साथ एक छोटा सा नोट लिखेंगे जिसमें उस वर्ड की मीनिंग होगी, ठीक है। तो वो नोट है, वो रेफरेंस कहलाता है। अब वो नोट हो सकता है लास्ट में बुक के, ठीक है, ब्रैकेट में, जो कि ये 3 पॉइंट है, या तो नोट ब्रैकेट में हो सकता है, या फिर वो बुक के लास्ट में हो सकता है, या फिर वहीं पे एक छोटा सा ब्रैकेट लास्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ यस, पेज के सबसे नीचे, ठीक है, जिसे एंड नोट्स भी कहा जाता है। तो रेफरिंग का ये आता है कि एंड नोट्स, ईच टाइम यू रेफर अ नंबर ऑन अ पेज पेपर, ठीक है। आप एक पेपर पे एक नंबर देंगे उस वर्ड के साथ, एंड ऑफ द बुक और पेपर यू कैन एक्सप्लेन इट ऑर्डर ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये वो नहीं है। एंड नोट्स का मतलब है कि आप हर एक वर्ड्स के साथ एक नंबर देंगे, जिसको समझना कठिन होता है। हर वर्ड्स के साथ नहीं, पर बेसिकली कुछ वर्ड्स के साथ एक नंबर देंगे, ठीक है। और बुक के आखिर में आप उस नंबर को लिख कर उस वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। तो रीडर क्या करेगा, यहाँ पे उस नंबर को देखेगा, एंड में जाएगा, उस नंबर को वहाँ छांटेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेगा, ठीक है। तो उससे इस वर्ड को समझ में आ जाएगा। तो ये एंड नोट्स कहलाता है, मतलब बुक के आखिर में नोट्स को छोड़ देना। उसके बाद आता है फुट नोट्स। यस, बुक को पेपर पेज के सबसे नीचे लिखे जाने वाले नोट्स को फुट नोट्स कहा जाता है, ठीक है। इट अपेयर्स बॉटम ऑफ द एवरी पेज। ये हर एक पेज के बॉटम में, मतलब पेज के सबसे नीचे दिखाई देता है। वेयर यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग, वहाँ पे आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज करिए कोई वर्ड हो गया, ठीक है, किसी वर्ड की मीनिंग हो गई, किसी वर्ड के बारे में हो गया, तो वो सब आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इन टेक्स्ट रेफरिंग, रिफर्निशिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेथड इज दिस वन इन थिंग मेथड। यू एक्सप्लेन द थिंग एट ऑन प्लेस यूजिंग ब्रैकेट द पेपर, ठीक है। तो जो एक मेथड होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो होता है कॉमन मेथड, ठीक है। तो वो कॉमन मेथड है इन टेक्स्ट रिफर्निशिंग। टेक्स्ट रिफर्निशिंग एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने दिखाया गया है यहाँ पे, एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और साथ में ही वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। एट द प्लेस ऑन द पेज, आप उसी पेज पे उसी टाइम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का एक छोटा सा, हम कह सकते हैं, उदाहरण सा दिया गया है, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ओरिजिनल पैराग्राफ है, ठीक है। ये जॉन लॉकर के ऊपर एक बड़ा सा ओरिजिनल पैराग्राफ है जिसमें जॉन लॉकर मेन पॉइंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये बताया गया, उसके बाद यहीं पे बताया गया है, उसको समराइज़ किया गया। इट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो इन 47 वर्ड्स। ये 47 वर्ड्स में भी समराइज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये 25 वर्ड्स में भी समराइज़ किया जा सकता है, जैसे कि ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, मेन मीनिंग तो चेंज नहीं हुई है, बट
मेन मीनिंग चेंज नहीं हुई, बट यहाँ पे उसका जो वर्ड लिमिट है उसको हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये थे। उसके बाद आता है डिफरेंट स्टाइल शीट। अब आपने कुछ लिखा, ठीक है, कोई बुक लिखी, कोई आर्टिकल लिखा। अब उसके बाद आपको वहाँ पर राइटर के नाम किस तरह देना है, सीक्वेंस ऑफ डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड, कौन सी चीज़ें किस तरह इंक्लूड होनी चाहिए, ये सब के बारे में है। तो मैं आपको बताता हूँ। MLA फॉर्मेट, MLA फॉर्मेट होती है एक, ठीक है, जहाँ पे ऑर्थर्स लास्ट नेम, ऑर्थर्स फर्स्ट नेम इन केस ऑफ मल्टीपल ऑर्थर, ठीक है, बहुत सारे ऑर्थर होने पे आपको फर्स्ट और लास्ट नेम दे सकते हैं। टाइटल, सब टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर नेम, पब्लिशिंग ईयर, ये सब आपको देना होता है। तो देखते हैं। इन केस ऑफ सिंगल ऑर्थर और सिंगल टाइटल ऑफ अ बुक, जब आपने किसी एक ही बंदे ने एक बुक लिखी हो, ठीक है, तो आप इस तरह लिखेंगे, विलियम्स, रेमंड, मैक्सरम एंड लिटरेचर, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1997, इस तरह लिखेंगे सिंगल के लिए। मतलब आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है, आपको बुक का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, पासिंग ईयर लिखना है, मतलब कौन से साल में वो पब्लिश हुई है बुक, बस। इन केस ऑफ 2 और मोर ऑर्थर, जब बहुत 2 या 2 से अधिक ऑर्थर होते हैं तो, ठीक है, एशोक्राफ्ट बिल, गैदर्स, ग्रिफेल्स एंड हिलन टिफिन, द की कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनी स्टडीज, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन एंड न्यूयॉर्क, रोटलेज 1995, ठीक है। तो ये सारी डिटेल। अब यहाँ पे क्या है, ये जो राइटर के नाम है, उसके बाद ये की कॉन्सेप्ट इन अ पोस्टल कॉलोनियल स्टडीज़, ये बुक का नाम है, लंदन एंड न्यूयॉर्क प्लेस का नाम है, रोटलेज यूनिवर्सिटी का नाम है, और 1995 वहाँ पे पब्लिशिंग का ईयर है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 ज़्यादा हैं, इन केस ऑफ 2 और मोर बुक्स बाय सेम ऑथर, 2 या 2 से अधिक जो बुक्स हैं एक राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, गोडमायर एंड इन एयर एंड इन जालिस पीपल, न्यूयॉर्क, पिजन बुक्स 1981, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं अगर आपने कोई बुक लिखनी है तो। अब यहाँ पे APA फॉर्मेट आती है, जो कि ज़्यादा वो नहीं होती है डिफरेंट, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे लगभग ही सेम होता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको ऑर्थर का लास्ट नेम लिखना है, ऑर्थर का फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ वर्क सिटेड, पब्लिकेशन का ईयरली बताना है, टाइटल, सब टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, इंस्टीट्यूट नेम। यहाँ पे बस थोड़ा सा आगे पीछे होगा, पर डिटेल्स वही आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स को डिस्कस करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको इसके नोट्स 2 वे में मिल सकते हैं, या तो आप दोनों को अलग अलग डाउनलोड करें, मतलब फर्स्ट पार्ट के नोट्स अलग, सेकंड पार्ट के नोट्स अलग, या फिर एक और लिंक दी गई है वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। तो वहाँ पे आपको ये दोनों एक ही उसमें मिल जाएंगे। सो आप इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकें, और ये समझ भी सकें कि वीडियो में क्या बताया गया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह हम मेन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेन क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।